नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सुनाऊंगी जगदीश चंद्र जी का उपन्यास कभी न छोड़े खेत का भाग दूसरा। आप उपन्यास को विस्तार से समझने के लिए इसके पहले भाग को जरूर सुने। चलिए शुरू करते हैं। गांव में हुए इस अचानक फिसाद से लोगों के दिमाग जैसे जाम हो गए थे। सब गुमसुम, त्रस्त और सहमे हुए थे। गांव का सामान्य जीवन चलते चलते रुक गया। गलियां भी सुनी पड़ी थी। सिर्फ कुछ कुत्ते एक दूसरे के पीछे सूंघते हुए निकल जाते। किसी ऊंचे स्थान के निकट खड़े होकर पेशाब करते या फिर आगे बढ़ जाते। लेकिन जो जख्मियों से लदी बैलगाड़ियां गांव से दूर हो रही थी, लोगों में चेतना लौट रही थी। झगड़े की कड़ियां उनकी समझ में आ रही थी। कई तस्वीरें जेहन में उभर रही थी। गांव की स्त्रियां गलियों के नुकड़ों या अपने द्वारों के आगे खड़ी झगड़े की टूटी कड़ियों को जोड़ती हुई टिप्पणियां कर रही थी। दो घरों से रोने की आवाजें आ रही थी। उन्हें सुनकर उनके दिल में होलसा उठता। भरे दिन में मौत की परछाइयाँ आंखों के सामने लहराने लगती थी। वे जख्मियों के गुण दोष का यूं ब्यौरा दे रही थी जैसे उनके जीते जी वापस आने की आशा कम ही थी। गांव की अधिकतर दुकानें बंद थी। जो खुली थी उन पर भी गहरा सूनापन छाया हुआ था। केवल मुंशी बाबूराम की दुकान पर कुछ लोग गहरी सोच में डूबे हुए बहुत उदास बैठे थे। उन्हें बात बेबात पर भगवान की याद आ रही थी। मन में भय इस तक था कि मामूली सी आहट पर भी चौंक पड़ते थे। मुंशी ने हुक्का छोड़ दिया और जेब से एक ऐनक निकालकर उस पर जोर से फूंक मारी। धोती के किनारों से उसे साफ किया। आंखों को दोनों हाथों से मसलकर ऐनक लगा ली और भगवान को याद करता हुआ बोला, कल शाम की बात है। मैं खेतों में गया था। मुझे करतार मिल गया। घोड़ी पर आ रहा था। मैंने कहा, करतार अब घोड़ी छोड़ दे, मोटरसाइकिल ले ले। जेलदार के बड़े लड़के मिंदर ने लिखा है, उड़ता फिरता है। मुंशी ने एक बार फिर भगवान को याद किया और आवाज को थोड़ा ऊंचा उठाता हुआ बोला, मुझसे कहने लगा, चाचा मैं तो सवेरे ले आऊं। ताया नहीं मानता, लेकिन जिस दिन ईख की फसल लग गई, ताया माने न माने मैं मोटरसाइकिल ले आऊंगा। कहकर मुंशी बाबूराम एकदम चुप हो गया। फिर उदास आवाज में कहा, लेकिन अब ईश्वर ही मालिक है कोई भरोसा जिंदगानी का। फेरूमल जोर से जमाई लेकर बोला, कल दिन में नत्था सिंह मेरे पास आया था। घर बाहर की बात चली तो कहने लगा कि प्यारू को विलायत भेज रहा हूँ। 2 घुमाओ जमीन बेच दूंगा। लड़का जिद करता है, लेकिन करनी के आगे किसकी पेश चली है। जो प्यारू विलायत जाने की तैयारी कर रहा था, अब फेरूमल आगे कुछ न कह सका। चेहरों को दोनों हाथों में छिपाकर भगवान को याद करने लगा। वहां पर एक बार फिर निस्तंभता छा गई। सब लोग अंतर्मुखी हो गए। गली में मिल्खा सिंह की आवाज सुनकर वे सतर्क हो गए। मुंशी बहुत ध्यान से उसकी ओर देखने लगा। जब वह नजदीक आ गया तो मुंशी ने उत्सुकता के साथ पूछा, चौधरी तू सवेरे ही कहाँ चला गया था? यही था, खरला तक गया था। मिल्खा सिंह ने चबूतरे पर आकर जूते पटके और उन पर चढ़ी मिट्टी की तहें उतारते हुए कहा, चौधरी आज तो सवेरे सवेरे ही गजब हो गया। नंबरदारों और नीलों वालियों में। मुझे पता है, कहकर मिल्खा सिंह ने उसकी बात बीच में ही काट दी। फिर आश्चर्य भरे स्वर में बोला,
एक बात समझ में नहीं आई। बोल बुलारा तो जागीरदारों और मागे के कुटुंबों में हो रहा था, लेकिन पटाखा इधर कैसे फट गया? पटाखा इधर कैसे फट गया? कितनी बड़ी मूर्खता है। 10 उपलों के लिए 6 आदमी खून होली खेल गए। फेरूमल ने दुख और अफसोस प्रकट होते हुए कहा था। फेरूमल की बात सबने सुनी, परंतु चुप रहे। हर कोई जानता था कि बात 10 उपलों के टूटने की नहीं थी, लेकिन फिर किसी ने विस्तार से बताने की जरूरत नहीं समझी, बल्कि भयभीत चेहरे उसी तरह शून्य में घूरते रहे। मिल्खा सिंह ने सबकी ओर देखा और घृणा भरे स्वर में उनकी अज्ञानता पर आश्चर्य प्रकट करता हुआ बोला, तुम लोग गांव में आंखें मूंदकर, कान बंद कर अपनी समझ को ताला लगा कर रहते हो? फिर उसने तीखी नजरों से फेरूमल की ओर देखते हुए कहा, लाला, 10 उपलों के लिए कोई कमीन भी लड़ाई तो क्या गाली तक नहीं देगा? फिर जाट का दिल तो धरती जितना बड़ा होता है। जो आदमी जमीन को कुमाऊं के हिसाब से नापता है, अनाज को मन्नों के हिसाब से तोलता है, वह 10 उपलों के लिए खून नहीं बहाएगा। इस लड़ाई की असलियत कुछ और ही है। मिल्खा सिंह ने बारी बारी सबकी ओर देखा। वह फेरूमल से क्रुद्ध स्वर में बोला, तू शक्कर की बोरी घुसे हुए डेमू की तरह सारे दिन दुकान के अंदर दुबका रहता है। जब कोई ग्राहक आ जाए तो उसे डंक चुपोकर अपना जहर निकाल देता है, लेकिन जाटों का जहर इस तरह नहीं निकलता। उन्हें जहर निकालने के लिए खून बहाना पड़ता है। तनावपूर्ण वातावरण के बावजूद लोग हंस दिए तो मिल्खा सिंह खुश हो गया। मुंशी ने उसको संबोधित करते हुए बहुत गोपनीय स्वर में पूछा, चौधरी, कहीं जसवंत कौर वाला मामला तो नहीं है? मिल्खा सिंह खिल उठा। उसकी आंखों की पुतलियों के साथ साथ उसके होठ भी फैल गए। आखिर मुंशी है, पुरानी 4 जमाते पास है। बात की तह को पहुंचता है। फिर वह आंखें घुमाता हुआ बोला, आज से 20 साल पहले जब महंत ने पीपल वाला कुआं बनवाया था, उन्हीं दिनों जसवंत कौर की नत्था सिंह के छोटे भाई उद्यम सिंह के साथ शादी हुई थी। जसवंत कौर बहरापुरिये सरदारों की लड़की है। अब तो वह खानदान कुछ गिर गया है। उन दिनों बहुत बड़ा चढ़ा हुआ था। इसका बाप कुर्सिन शिन था। लाट साहब के दरबार में भी उसे कुर्सी मिलती थी। उनके हमेशा 1-2 मुकदमे कचहरी में रहते थे। बड़े धड़ल्ले वाले सरदार थे। मिल्खा सिंह ने बात जारी रखते हुए कहा, नत्था सिंह के बाप दरबारी का नाम भी उन दिनों 4 खूंट में घुसता था। वह 6 भाई बहन थे। ढांचों की तरह सब जवान जब बाहर निकलते थे तो देखकर जी खुश हो जाता था। सारा इलाका उनसे डरता था। एक बार चुथेड़ा के लोगों ने उनकी फसल काट ली। दरबारी ने अपने भाइयों को बुलाकर कहा कि आज चुदेड़लों वालों ने हमारी फसल काटी है। अगर हम चुप रहे तो कल को हमारे खेत का मुंडेर दबाएंगे। फिर भी कुछ न किया तो यह हमारा खेत दबा लेंगे और एक दिन हमारी बहू बेटी को उठाने आ जाएंगे। तब जो मुकाबला करना है आज ही क्यों न किया जाए। सपोलियों को सांप क्यों बनने दिया जाए। कहकर मिल्खा सिंह चुप हो गया। फिर विश्वास भरे स्वर में बोला, दरबारी बहुत सियाना आदमी था, बहुत दूर की सोचता था। उन्होंने अगले ही दिन बदला ले लिया। दिन दहाड़े उनकी फसल काटने के लिए काम में लगा दिए और खुद लाठियां लेकर खड़े हो गए। सारा चुदेड़ा दूर खड़ा देखता रहा, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे यह पूछ ले कि वे फसल क्यों काट रहे हैं। कहकर मिल्खा सिंह चुप हो गया। हाँ चौधरी, फिर क्या हुआ?
मुंशी बाबूराम ने पूछा। चाचा, इतना कुछ तो नाइन को भी याद नहीं होता जितना तुम्हें याद है, दिलदार ने कहा। दिलदार, तू चुप रह, मुंशी ने झिड़कते हुए कहा। फिर पूछा, हाँ चौधरी, फिर क्या हुआ? मिल्खा सिंह कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, जब उदय का ब्याह हुआ था तो 3 दिन तक गांव में महफिल जमी थी। नकले और तमाशा होता रहा था। बजनौर की कंजरी का नाच हुआ था। तीनों दिन सारा इलाका हमारे गांव में डेरे डाल पड़ा रहा था। उन दिनों नंबरदारों का काम हल्का था। बंचित सिंह का बाप बसवा सिंह सियाना और पंचायती आदमी था। उसकी दरबारी के साथ खूब बनती थी। दोनों दांत काटी रोटी खाते थे। दरबारी की लड़की के ब्याह पर उसने बारात को 1 दिन का खाना भी दिया था। जसवंत कौर का उतारा भी उसी के घर में हुआ था। जसवंत कौर भी मक्खन और मलाई पर पली हुई जट्टी थी। अनार के फूलों जैसा रंग, बूटे जैसा काट और सांप जैसी लचकीली देह। जब वह काली सूप का घाघरा पहनकर खेतों में जाती तो राहगीर रुक जाते। खेतों में काम करते लोग हल पंजाली दराती खुरपा भूलकर उसे ताकने लगते और वह सिर मटकाती छन छन करती हुई गुजर जाती। कहकर मिल्खा सिंह मुंह पर जीभ फेरने लगा, जैसे रस चूस रहा हो। चाचा, यूं बात कर रहे हैं जैसे इसने भी जसवंत कौर का अंग अंग टोह कर देखा हो, दिलदार ने हंसते हुए कहा। पहले घर जाकर अपनी बेबे से पूछना उसकी छाती पर तिल है कि नहीं, फिर तुम्हें जसवंत कौर के बारे में भी बताऊंगा, मिल्खा सिंह ने तीखे स्वर में कहा। चाचा, अपनी जीभ संभाल, मेरे घर वालों तक क्यों जा रहा है, दिलदार ने कुछ स्वर में पूछा। क्यों, जसवंत कौर किसी की माँ बहन नहीं है या तेरे बेबे को बाकी दुनिया से न्यारे कुंभन लगे हुए हैं, मिल्खा सिंह ऊंचे स्वर में बोला। दिलदारा, क्यों बार बार टोक रहा है, सद्दी न बुलाई, मैं लाड़े देती ताई, चुपचाप बैठ, ये चला जा, मुंशी ने दिलदार को डांटते हुए कहा। फिर उसने बहुत उत्सुकता से पूछा, हाँ चौधरी, फिर क्या हुआ था? मिल्खा सिंह ने घूरकर दिलदार की ओर देखा और उसे चेतावनी देते हुए बोला, दिलदारा, अगर तूने अब बीच में दखल दिया तो सिर फोड़ दूंगा। फिर हैरान सा बोला, पता नहीं इसने माँ के पेट में 9 महीने कैसे काटे थे। अच्छा चाचा, मैं नहीं बोलूँगा, कहो तो मुंह को छक्की बांध लूँ, दिलदार ने खिसियानी हंसी के साथ कहा। शाबाश, यह तो बरखुरदारी हुई ना, मुंशी ने प्रसन्न भाव से कहा और फिर मिल्खा सिंह की ओर मुड़ता हुआ बोला, हाँ चौधरी, फिर क्या हुआ था? मिल्खा सिंह ने अपना स्वर संयत करते हुए कहना शुरू किया, लेकिन उदय को हेजे ने खा लिया। ऐसे मरोड़ शुरू हुए घूम, बेचारा 1 घंटे में ही मर गया। चौधरी, उस साल तो बहुत लोग मरे थे, घरों के घर खाली हो गए थे। बस पहली जंग के बाद जो महामारी फैली थी, उन दिनों की तरह ऐसा लगता था कि 12-12 कोस तक दिया नहीं जलेगा। मुंशी बीच में ही बोल उठा। मुंशी, दिलदार को मुश्किल से समझाया गया था, अब तेरी शक्ल खराब हो गई है, मैं उदय की बात कर रहा था, तू बीच में महामारी ले आया, मिल्खा सिंह ने तल्ख लहजे में कहा। फिर भौहें ऊपर चढ़ाता हुआ बोला, साल भर के सुहाग के बाद ही रंडापे से परेशान जसवंत कौर बार बार उसकी चिता की ओर भागती थी। बहुत कम औरतें अपने मर्द के साथ ऐसा गहरा प्यार दिखाती हैं। 1 साल तक तो वह घर से बाहर नहीं निकली। फिर उसने गुरुद्वारे जाने शुरू कर दिया। ग्रंथ साहिब के सामने बैठकर सारा दिन पाठ में मगन रहती।
लोग उसकी भक्ति देखकर उसकी पूजा करने के लिए तैयार हो रहे थे। उसने एक दिन गांव क्या सारे इलाके को जबरदस्त धक्का दिया। वह गुरुद्वारे से सीधे नंबरदारों के घर चली गई। लोगों को उस वक्त पता चला जब जगत सिंह के साथ उसने करेवा कर लिया। मिल्खा सिंह आश्चर्य से सबके अध खुले होठों को देखकर खुश हो गया। वह इधर उधर यूं सावधानी से देखने लगा जैसे बहुत गुप्त बात बताने जा रहा हो। हाथ के इशारे से सबको अपने नज़दीक बुलाता हुआ बोला, उन दिनों बंचित सिंह भी दोनों वक्त गुरुद्वारे जाया करता था। वही इनकी आपस में घिसी मिसी हो गई। बंचित सिंह जसवंत कौर पर चादर डालने चाहता था ताकि उसको अपने मालिक उद्योग की जायदाद का हिस्सा मिल जाए, लेकिन बात नहीं बनी। इसीलिए बंचित सिंह ने अपने जसवंत कौर के साथ करेवा नहीं किया, बल्कि उसे अपने छोटे भाई के लिए राजी कर लिया। कहते हैं कि जसवंत कौर पहले तो नहीं मानी, लेकिन जब बंचित सिंह ने कहा वह फिक्र न करे, क्योंकि जिस घर में ज़मीन काफ़ी नहीं होती वहाँ सब कुछ साझा होता है, तो वह राजी हो गई थी। वहाँ बैठे सब लोगों को इस लड़ाई की पृष्ठभूमि का पता था, लेकिन इसके बावजूद इस तन्मयता से सुन रहे थे। सारी बात उनके लिए नई और अनोखी थी। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति जागने लगी थी, जैसे मिल्खा सिंह का व्याख्यान सुनकर उन्हें विश्वास हो गया था कि यह लड़ाई होना चाहिए थी। मिल्खा सिंह फिर कहने लगा, स्त्री और जमीन जाट कौम की सबसे बड़ी दौलत है। एक उसके लिए आदमी जनती है तो दूसरी अनाज। इन दोनों के पीछे वे जान देते हैं। बाप मरते वक्त अपनी औलाद के लिए जद्दी जायदाद छोड़ता है, वहाँ अपनी नफरत और दुश्मनी दे जाता है। और फिर नीलो वालियों के लिए तो यह जख्म बिल्कुल ताज़ा है। पिछले साल ही उनकी गेहूं की फसल को खलियान में आग लगा दी गई थी। चौधरी, वह दूसरा मामला है। आग अपने आप लगी थी या लगाई गई थी, इसका कोई सबूत नहीं है, फेरूमल ने कहा। लाला, आग लगाई गई थी और नंबरदारों ने ही लगवाई थी। यह बात सारी दुनिया जानती है, मिल्खा सिंह ने तल्ख लहजे में कहा। चौधरी, तू इतनी अच्छी बातें सुनाता किस बहस में पड़ गया है? हाँ, तो फिर क्या हुआ था? मुंशी ने फेरूमल को चुप रहने का संकेत करते हुए पूछा। मिल्खा सिंह कुछ क्षणों तक अपनी नाक कुरेदता रहा, फिर फेरूमल की ओर घूरकर देखता हुआ बोला, लाला, तू क्या मेरे से ज्यादा कानून जानता है? बंचित सिंह बहुत होशियार आदमी है। तुम्हें याद है 11 साल पहले नंबरदारों और नीलो वालियों में दंगा हुआ था। उन्हें खंदूक बंचित सिंह ने माणे महजबी से दिलवाई थी। नीलो वालियों में 3 आदमी नत्था सिंह समेत 5 साल के लिए बंद हो गए थे और नंबरदार चैन की बांसुरी बजाते रहे थे। माणे को भी 7 साल की कैद हुई थी, लेकिन आफरीन नंबरदारों के उसका नुकसान नहीं होने दिया था। मिल्खा सिंह कुछ क्षण चुप रहकर फिर बोला, नंबरदार उसके टब्बर को पालते रहे, यहाँ तक कि उसके घर में बच्चे भी पैदा करते रहे। मिल्खा सिंह खी खी करते हुए हंसता हुआ कहने लगा, जब माणे की घरवाली गर्भवती हो जाती तो सारे मोहल्ले में घुमा देती थी कि बड़े सरदार ने उसे जेल में अपने घर वाले के साथ रहने का परवाना ले लिया और वह वहाँ जा रही है। लेकिन वह 5-6 दिन किसी दूर पार के रिश्तेदार के पास गुजार कर वापस आ जाती। बंचित सिंह भी उन दिनों गांव से बाहर ही रहता था। माणे की घरवाली कपड़े लत्ते से लदी वापस आती और गली मोहल्ले में कपड़े दिखाती हुई यूँ बातें करती जैसे उसका खाविंद जेल में कैदी नहीं बल्कि दरोगा लगा हुआ था। मिल्खा सिंह की बात सुनकर कई लोग हंस पड़े।
तो वह चहकता हुआ बोला, तुम लोगों को शायद याद नहीं होगा कि दरबारी ने भी 2 शादियां की थी। उसने रामपुर की विधवा जट्टी ब्याही थी जिसके नाम 10 गुमाऊ जमीन थी। असली ब्याह तो उसने जमीन से ही किया था। जमीन अपने नाम करवाकर उसने जट्टी को मरवा दिया था, लेकिन वह हराम की कमाई पिछली फौजदारी के मुकदमे में लग गई थी। मिल्खा सिंह की बातें सुनकर सबके मन से काफी भय दूर हो गया था। मिल्खा सिंह सोचता हुआ बोला, मुंशी, इस बार दंगा नंबरदारों के हक में ठीक नहीं रहेगा। अब की बार बंची सिंह मात खा गया। अगर नीलो वालियों ने बंची सिंह का नाम फिसादियों में लिखवा दिया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उनके घर में मुकदमा लड़ने वाला भी कोई नहीं रहेगा। जसवंत कौर बेचारी कहाँ थाने कचहरियों में गगरी घुमाती फिरेगी। हाँ चौधरी, घर में आदमी न हो तो मुश्किल तो बनती ही है, मुंशी ने कहा। कितना बुरा हुआ है, घर के आदमी जख्मी हो गए, खेती अलग बर्बाद होगी, ढेरों पैसा लगेगा। यह तो घर उजाड़ कर तमाशा देखने वाली बात है। कैसा घोर कलयुग आ गया, फेरूमल ने उदास आवाज में कहा। मिल्खा सिंह सूरज की ओर देखता हुआ बोला, मुंशी, तुम थाने नहीं जाओगे? नहीं चौधरी, मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर, मुंशी ने कहा। हाँ, तुम तो अभी पल्ला देखोगे कि किधर भारी भारी पड़ता है। खत्री पुत्र हो, जिधर 2 पैसे का फायदा होगा उधर ही कदम उठाओगे। मिल्खा सिंह ने उठते हुए कहा, मैं तो जाऊंगा, पता करूं रपट क्या दर्ज हुई है। ताया, अब तो तेरा काम शुरू हुआ है, कहीं लगवाओगे कहीं बुझवाओगे, दिलदार ने हंसते हुए कहा। तू फिर बोला, बद के तुख। मिल्खा सिंह ने बैठे बैठे लपक कर अपने जूता उठा लिया। दिलदार भाग खड़ा हो, मिल्खा सिंह ने उसे ललकारा और फिर मुंशी की ओर झुकता हुआ बोला, मुंशी, 10 रुपए निकाल, शहर जाना है। ठेके से मिल गई तो लेता जाऊंगा। चौधरी, सवेरे सवेरे पैसे कहाँ से दूं? मैंने तो अभी बोहनी भी नहीं की, फेरूमल से ले लो, मुंशी ने कहा। क्यों, मेरे यहाँ क्या टकसाल लगी है? फेरूमल ने सख्त आवाज में कहा। मुंशी, इससे मैं पहले ले चुका हूँ, 2-4 दिन में लौटा दूंगा। अब पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, मिल्खा सिंह ने मुंशी की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा। अब तो ताए की शादी वाले घर में नाइन जितनी इज्जत होगी। ताए को तो अपन पारिश्रमिक से गरज है, दुल्हन चाहे ससुराल जाते ही विधवा हो जाए। दिलदार ने दीवार की ओर से निकलकर सामने आते हुए कहा। ओ, तू फिर आ गया, मिल्खा सिंह ने कुछ स्वर में कहा। हाँ ताया, दिलदार ने हंसते हुए उत्तर दिया। जा बलाए यहाँ से, काम की बातें करने दे, मिल्खा सिंह ने पुचका कर समझाते हुए कहा। फिर मुंशी की ओर झुक गया। मुंशी, जल्दी जेब ढीली कर। मुंशी ने कुछ समय तक हिल हुज्जत की, लेकिन आखिरकार लाचार हो गया और ढेर सारा एहसान जताकर 5 रुपए दे ही दिए। मिल्खा सिंह के जाने के बाद बाकी लोग भी उठ गए। दुकान पर केवल मुंशी और फेरूमल रह गए। कुछ देर दोनों खामोश बैठे रहे। फेरूमल एकदम सीधा होकर बैठता हुआ बोला, इसमें कोई शक नहीं है कि लड़ाई झगड़ा, दंगा फिसाद, मारपीट बहुत बुरी चीज़ है। आदमी का नाहक खून गिरे किसी को अच्छा नहीं लगता। फिर उसने उचक कर गर्दन आगे बढ़ाई और गली के दोनों ओर ध्यान से देखकर मुंशी की ओर झुक गया और गोपनीय स्वर में बोला, यहाँ कोई पराया आदमी तो बैठा नहीं। इनमें कभी कभार का दंगा फिसाद हमारे हक में अच्छा ही है।
तुम्हारी बात 16 आने ठीक है। अगर ये आपस में एक हो जाएं तो गांव में इज्जत से दिन काटना मुश्किल हो जाए। इनकी कसी जितना जल्दी ज़मीन पर उठती है उतनी जल्दी ही हम पर भी उठ सकती हैं। हमें ज़मीन में जिंदा भी गाड़ दे तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, मुंशी ने कहा। फिर लोमड़ी की तरह चारों ओर आंखें घुमाकर बोला, अगर जाट को अपनी कमाई संभालनी आ जाए तो सारी खुदाई समेट कर घर में डाल ले। कहकर मुंशी बाबूराम उठ गया। मैं भैंस को पानी पिला दूं, क्या पता किस घड़ी क्या खबर आ जाए। उपन्यास का तीसरा भाग मैं आपको बहुत ही जल्द सुनाऊंगी। धन्यवाद।